गुड मॉर्निंग। तो ये क्लास हम लोगों की मुझे लगता है कि सीपीसी का जो रिवीजन की क्लास हम लोग कर रहे हैं उसकी अंतिम क्लास होगी। और इस अंतिम क्लास में हम लोग सीपीसी के ढेर सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाए, लेकिन सीपीसी का ये लास्ट पार्ट ही बना देना है इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बिना देर किए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर तो ये आपका सारथी 6.0 यहाँ पर चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। सारथी 6.0। चलिए अगला है कि लीगल ओम जुडिशियरी फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत हो चुकी है यहाँ 13 जुलाई से ही। तो इस बैच को भी ज्वाइन किया जा सकता है अगर सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो। इसके साथ साथ राजस्थान जेएलओ का बैच भी आपको स्टार्टिंग डेट 15 जुलाई से ही इसकी शुरुआत हुई है, तो आपको ये बैच भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए रैपिड एक्शन बैच भी मिल जाएगा। और साथ में उत्तराखंड जुडिशरी के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो पाएगी। हरियाणा एडीए के लिए मॉक टेस्ट भी आपको बस 799 में मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट 500 लर्नर के लिए ही ये सुविधा होगी। तो यहाँ पर हरियाणा एडीए स्पेशल सिलेक्शन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को देख सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड ही होगा, लाइव क्लासेस नहीं होंगी इसमें। और साथ में अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा ये एक बैच चलाया जाएगा। और आइकॉनिक लिंकिंग बैच भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोड का यूज़ करने पर मिल जाएंगी। गुड इवनिंग से गुड मॉर्निंग से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। साक्षी किरण जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो होगा वो ये होगा, पेन ले लेता हूं मैं। पहला प्रश्न यही होगा कि यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है। क्या लिखा है कि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता तो एक पक्षी आदेश करेगा, मध्यस्थता के लिए भेज देगा, सुलह के लिए भेज देगा, कि वाद को खारिज कर देगा। नहीं बेटा, देखिए कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होगा ना तो वाद को खारिज कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब करने वाले को भी गरज नहीं है, जिसके अगेंस्ट किया गया वो भी नहीं आता है, तो वाद को खारिज कर दिया जाएगा। और ये प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक, हाँ वेरी गुड साक्षी किरण जी, शिव चौबे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं। कि जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है, प्रतिवादी उपस्थित होता है लेकिन वादी ही उपस्थित नहीं होता, और प्रतिवादी द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा? संपूर्ण वाद को खारिज कर देगा, वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे तक है, प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्ण दावे की डिक्री पारित करेगा, कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करेगा। क्या स्थिति होगी इसमें? वेरी गुड साक्षी। वाद को वहां तक खारिज कर देगा जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। मतलब अगर इतनी बातें दावे में वादी द्वारा की जाती और प्रतिवाद उस दिन जब किया जाता है तो प्रतिवादी आ गया जिसके खिलाफ केस है वो आ गया, लेकिन वादी जिसने केस किया था वही नहीं आया, तो क्या होगा इसका परिणाम? और प्रतिवादी आके इसमें से कुछ बातें स्वीकार कर लेता है और कुछ छोड़ देता है। तो जितना
वो छोड़ देगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खारिज। और ये चीज, ये रूल आपको कहाँ मिलेगा, रूल नंबर 8 में, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 8 में। ठीक, शिव चौबे जी, चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। आगे है कि आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत एक आवेदन किया जा सकता है। आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, सुनवाई की अगली तारीख से पहले, किसी भी समय, वाद के लंबित रहने के दौरान, किसी भी समय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवानी। शिवानी, शिवानी गुड मॉर्निंग। का सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुनवाई के लिए अगली तारीख से पहले किसी भी समय। इसमें 30 और 60 का फार्मूला नहीं लागू होता। ये किसके लिए है पता है आपको, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 के लिए है। और आप जानते हैं रूल नंबर 6 में क्या होता है, केस करने के बाद वादी आता है लेकिन प्रतिवादी नहीं आता है। तो 6 की कार्रवाई होती है। 6 में क्या है, एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है या फिर वो अगली सुनवाई तक के लिए समय दे सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ये है आपके सामने, आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत आवेदन पेश करने की परिसीमा कितनी है? 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन के इनमें से कोई नहीं। कठिन सवाल हो गया, बताइए जल्दी से। जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न आपने जो पढ़ा था वो वही बता रहा था कि कितना समय, कोई समय निर्धारित नहीं है, वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि कितना अगली सुनवाई तक। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यतिक्रम में एक वाद खारिज किया जा सकता है। आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अंतर्गत, कि बी और सी दोनों। व्यतिक्रम में वाद खारिज किया जा सकता है। क्या क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो सही होगा, वेरी गुड। ये होगा ऑर्डर 9 रूल नंबर 3 और ऑर्डर 9 रूल नंबर 8। क्या था इसमें, जब सूट फाइल करने के बाद वादी और प्रतिवादी दोनों हाजिर नहीं होते तो वहां पे खारिज हो रहा था। और ऑर्डर 9 रूल नंबर 8 में था कि जब वादी वाद करके गायब हो जाता है लेकिन प्रतिवादी आके कुछ स्वीकार कर लेता है और कुछ स्वीकार नहीं करता, तो जो नहीं करता वो खारिज हो जाएगा, जो स्वीकार कर लेगा तो वहां पे वो डिग्री दे सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर वही डी हो जाएगा क्योंकि रूल नंबर 7 की बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर नंबर सेक्शन ऑप्शन नंबर डी, नियत तारीख की तिथि से उसके पूर्व। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना शिव जी, शिवानी, साक्षी, मेरी आवाज सही पहुंच रही कि और तेज बोलने की जरूरत है? पानी वानी चाय वाय पी लीजिएगा, टाइम लगेगा आज। कोई वाद खारिज किया जाता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से 30 दिन, 60 दिन, 1 माह, 2 माह की अवधि तक वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है। इसका हो जाएगा गलत ऑप्शन है इसमें,
गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन वाला मामला। 7 दिन वाला मामला हो गया, क्योंकि पहले 1 माह हुआ करता था, लेकिन 1999 के अमेंडमेंट से उसे 7 दिन कर दिया गया। ये मैं समझा देता हूँ कि है क्या और कहाँ है ये। तो ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 5 है, ठीक है ना। हाँ, ये होता क्या है कि जब जैसे वादी ने वाद किया तो प्रतिवादी को समन भेजा गया, तो समन क्या हुआ कि वो प्रतिवादी तक पहुंचा ही नहीं। समन क्या हो गया, रिटर्न हो गया, क्योंकि प्रतिवादी का सही पता ही नहीं था। तो यही कह रहा है कि जब समन सही से नहीं पहुंच पाया और रिटर्न हो गया, तो रिटर्न होने के 7 दिन के भीतर नया समन जारी करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देना होगा प्लेंटिफ को, अन्यथा उसका सूट हो जाएगा डिसमिस। अगला प्रश्न कि सीपीसी के निम्न किस प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त यानी अपास्त किया जा सकता है। कौन सा प्रावधान है जो कि एक पक्षीय डिक्री को सेट असाइड करने के संबंध में है। ऑर्डर 9, रूल 7, रूल 11, रूल 13, रूल 12। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो मेंस का प्रश्न बनता है। तो ये ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत, ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि जहां एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत अपील अपीलार्थी ने वापस ले ली है, वहां एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 के अंतर्गत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, पोषणी होगा, अपीलीय न्यायालय की राय के लिए निर्देशित किया जाएगा। अपीलार्थी ने जहाँ एक पक्षी को अपील अपीलार्थी ने वापस ले ली, वहां एक पक्षी को पोषणी होगा, पोषणी होगा। और ये बात कहाँ है, ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 के अंतर्गत। एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है, एक पक्षी पोषणी होगा का मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है यदि समन का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हुआ था, प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी, प्रतिवादी ने समन प्राप्त करने से इनकार कर दिया था एवं उसके बाद उसे नए समन जारी नहीं किए गए थे, किसी भी परिस्थिति में अपास्त नहीं किया जा सकता। क्या इसका आंसर होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समन का सम्यक रूप से पालन ही नहीं, मतलब पहुंचा ही नहीं था हमको, और या 2 आधार हैं अपास्त करने के रूल नंबर 13 में, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 में सेट असाइड करने के 2 आधार, एक कि वो सम्यक पालन ही नहीं हुआ था, और दूसरा है कि सम्यक रूप से पालन ही नहीं होता, और दूसरा है कि उसके पास पर्याप्त आधार थे उस दिन अपीयर न होने के। अगर ऐसा ये साबित कर देता है इसमें से कोई भी चीज, तो एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड की जा सकती है। देखते हैं ना शिव जी, ऐसे सब बच्चे कहेंगे कि सर ये सीपीसी करा दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसे सब कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के अधीन एक पक्षीय आदेश और एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है?
एक पक्षीय आदेश और एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। ऑर्डर 9 रूल नंबर 7, ऑर्डर 9 रूल नंबर 10, ऑर्डर 9 4 देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑर्डर 9 रूल 7 के अंतर्गत आदेश को, एक पक्षीय आदेश को सेट असाइड होता है और एक पक्षीय डिक्री को ऑर्डर 9 रूल नंबर 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड शिवानी, गरिमा। चलिए अगला प्रश्न आपका ये हो गया कि यदि अपीलार्थी एक पक्षीय आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को वापस ले लेता है तो आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील को क्या किया जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषणीय होगा, मतलब कंटिन्यू किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। और ये बात आपको स्पष्टीकरण में लिखी गई है। कहाँ के स्पष्टीकरण में? ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में लिखी गई। वापस ले ली गई है तो पोषणी है, और अगर निपटारा कर दिया गया है तो फिर पोषणी नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि जहां एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई हो और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया हो कि अपील वापस ले ली, वहां उस एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन उद्देश्यहीन है, पोषणी है, पोषणी नहीं है कि स्वीकार किए जाने योग्य? पोषणी नहीं है। इन दोनों चीजों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये बताइए। शिवानी बताइए, ये दोनों में, इसमें पोषणी नहीं है और उसमें पोषणी है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा? मैं एक बार थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे देखें, एक पक्षी जो डिक्री पारित की गई थी उसकी अपील भी की जा सकती है और उसको सेट असाइड भी कराया जा सकता है। ये कहता है कि अगर अपील में चले गए, सामान्य नियम से अगर अपील में चले गए तो फिर सेट असाइड उसका नहीं करा सकते। एक मोटी मोटा यही रूल है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि अपील में गए और फिर अपील वापस ले ली, क्या कर लिया? वापस ले ली, तो वापस ले ली तो फिर सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन जो दिया जाएगा वो पोषणी होगा, यानी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर अपील का निपटारा कर दिया गया, अपील का निपटारा कर दिया गया, तब ये सेट असाइड वाला एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। यही मतलब है पोषणी होने और पोषणी नहीं होने। सीपीसी के ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 2 के अधीन मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है विवादकों का स्थिरीकरण करना, वाद का अंतिम निपटारा करना, वाद में विवादग्रस्त वादों का विशदीकरण करना और साक्ष्य अभिलिखित करना। क्या होना चाहिए इसका? सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 नियम 2 1 क के अधीन मौखिक परीक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कि विवादग्रस्त बातों का विशदीकरण। विशदीकरण का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन, ये इसका उद्देश्य। ये है आपका अगला प्रश्न कि एक पक्षीय डिक्री किसी पक्षकार द्वारा आवेदन देने पर अपास्त कर दी जाती है, किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसी सूचना विरोधी पक्षकार को देने के पश्चात अपास्त होती है, किसी पक्षकार के आवेदन पर अपास्त नहीं की जा सकती, कभी भी अपास्त की जा सकती है। ये है ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसी सूचना विरोधी पक्षकार को देने के पश्चात अपास्त की जा सकती है। ये क्या है? ये सूचना देने वाली जो बात है ना, वो आपको मिलेगा ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 14 में। इस रूल नंबर 14 कहता है कि सूचना दिए बिना, विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना किसी भी एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता।
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वाद में विवाद्यकों की रचना होती है। विधि के प्रश्नों के संबंध में, तथ्य के प्रश्नों के संबंध में, तथ्यों और विधि के मिश्रित प्रश्न के संबंध में, प्रयोग सभी के संबंध में। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वाद में विवाद्यकों की रचना होती है। क्या कहता है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के संबंध में, यानी विधि के प्रश्नों के संबंध में भी, तथ्य के प्रश्नों के संबंध में भी और मिश्रित प्रश्नों के संबंध में भी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक सिविल वाद में विवाद्यक बनाए जाते हैं पक्षों के द्वारा, पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा, पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा कि न्यायालय के द्वारा? एक सिविल वाद में विवाद्यक बनाए जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, विवाद्यक का मतलब इशू। कौन बनाता है? इशू बनाने का काम हो कोर्ट का, कोर्ट इशू बनाता है। तो न्यायालय के द्वारा। और ये बात आपको मिलेगी कहाँ? ऑर्डर नंबर 14 में, रूल नंबर 1 में, ऑर्डर नंबर 14 में ये प्रावधान है, विवाद्यकों का स्थिरीकरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से आदेश और नियम विवाद्यकों की विरचना का प्रावधान करते हैं? विवाद्यकों की विरचना का प्रावधान कौन करता है? ऑर्डर 13 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 2, ऑर्डर 14 रूल 5। क्या है? रोहिणी मिश्रा जी को नमस्ते। हाँ, ये हो जाएगा ऑर्डर नंबर 14 रूल 1, विवाद्यकों की विरचना, ऑर्डर नंबर 14 रूल 1 में। चल अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता सीपीसी के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवाद्यक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवादकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है? डिक्री पारित करने से पूर्व विवादक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवादकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है। ये आपको हो जाएगा ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 5, ऑर्डर 14 रूल 6 और 151। थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा ऑर्डर नंबर 14 रूल नंबर 5। आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न कि तथ्यों का एक समूह उनसे संबंधित विधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसे कहा जाता है वाद पत्र की लिखित कथन के वाद हेतु के उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाद हेतु। तथ्यों का एक समूह उनसे संबंधित विधि के साथ वादी और प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है, तो इसे हम वाद हेतु कहते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इधर के क्वेश्चन अटपटे रहेंगे क्योंकि ये जोन जनरली नहीं पढ़ा जाता है। ऑर्डर नंबर 9 तक तो हर व्यक्ति पढ़ ही लेता है। ऑर्डर नंबर 9 के बाद का जो प्रोविजन है वो जनरली आदमी नहीं पढ़ता है, तो अब इधर के सेक्शन जो होंगे वो ज़्यादा ही बोरिंग हो सकते हैं। एक वाद में स्वत्व, आधिपत्य, क्षेत्राधिकार, वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क संबंधी वाद पद बनाए जाते हैं। इनमें से पहले किन वादों का या किन वाद पद का विचारण अथवा निस्तारण किया जाना चाहिए? कौन सा किया जाएगा? स्वत्व संबंधी, आधिपत्य संबंधी, क्षेत्राधिकार संबंधी कि वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क संबंधी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्राधिकार संबंधी वाद पत्र का सबसे पहले निपटारा किया जाएगा। कौन सा? क्षेत्राधिकार संबंधी। वेरी गुड साक्षी, शशि किरण।
हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्षेत्राधिकार वाला मामला निपटाना है, फिर उसके बाद कोई और मामला। ये तो बताइए, अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तब ही प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्णित किया जा सकता। यह सिद्धांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने किस प्रकरण में प्रतिपादित किया था? ये केस हो जाएगा, हालांकि याद बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, रामदयाल उमरावमल बनाम पन्ना लाल जगन्नाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन ठीक है, आ गया है तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ये, यह है साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के संबंध में सीपीसी के किस प्रावधान में उल्लेख है? क्या हम कह रहे हैं? साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के संबंध में सीपीसी में कहां उल्लेख है? ऑर्डर नंबर 5, 10, 16, 21। आसान सवाल हो गया ये हो जाएगा ऑर्डर नंबर 16 का रूल नंबर ये है। और कहा जाता है कि जब साक्षियों को समन भेजा जाता है तो कब है? साक्षियों की जब सूची पार्टी दे देती है तो उसके बाद 15 दिनों के भी, अरे क्या कहते हैं, हाँ, साक्षियों की सूची 15 दिनों के भीतर दे देनी होती है, रूल नंबर 1 के अंतर्गत। देखिए, वही प्रश्न आ ही गया कि साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु कोई न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवादिकों का निपटारा कर दिए जाने से 10 दिवस, 15 दिवस, 18 दिवस, 30 दिवस के पश्चात का नहीं होगा। साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो नियत करेगा तारीख, वो कितने विवादों का निपटारा कर दिए जाने से कितने दिनों के पश्चात का नहीं होगा। अभी जस्ट बात हुई थी, कितने दिनों का पश्चात का नहीं होगा, तो 15 दिनों से पश्चात का नहीं होगा। उसके भीतर ही साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर देनी होगी। निम्न में से कौन सी दशा में कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता? ये देखिए, कारागार का जो भारसाधक अधिकारी है, न्यायालय आदेश करेगा तब भी बंदी को न्यायालय में हाजिर करने से इनकार कर सकता है। जब बंदी सत्तारूढ़ दल से संबंधित हो, जब बंदी पूर्व मंत्री हो, जब बंदी शासकीय सेवक हो, जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण दे दिया हो कि वह बंदी बीमारी के कारण हटाए जाने योग्य नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सही है, इस वजह से हटा सकता है। और ये प्रावधान आप सीआरपीसी में भी देखते हैं। सीआरपीसी में भी सेक्शन 269 में ये प्रावधान है ना, मना कर सकता है, मना कर सकता है जेल का भारसाधक अधिकारी। और यहां भी ऑर्डर नंबर 16, ऑर्डर नंबर 16A के अंतर्गत, और इनका रूल नंबर 5 होगा। नेक्स्ट, लिखा है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है तो उसे दिन प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए? कौन सी केस में ये बात कहा गया है कि जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है तो उसे दिन प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए? ये केस जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टीवीएस मोटर्स कंपनी। वेरी गुड शिव, शिप्रा पांडे। ये है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन ग्रांट करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है? किसी पक्षकार
उसके गवाह अथवा उसके वकील की रुग्णता, न्यायालय में उपस्थित गवाह का परीक्षण न होना, समन का तामील न होना, मुकदमे की तैयारी के लिए पर्याप्त समय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन ग्रांट करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है? गवाह उसके वकील की रुग्णता, न्यायालय में उपस्थित गवाह का परिचित न होना, समन की तामील, मुकदमे की तैयारी के लिए पर्याप्त समय। ये ऑप्शन नंबर डी है कि मुकदमे की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, ये स्थगन प्राप्त करने का आधार नहीं है। और आप जानते हैं कि स्थगन कौन से ऑर्डर में है? ऑर्डर नंबर 17 में स्थगन प्राप्त किया जाता है। कितनी बार मैक्सिमम हो सकता है? स्थगन 3 बार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा वाद को आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है, तब वादी के पास सिर्फ यह उपचार उपलब्ध होता है कि वह दायर कर सके क्या? अपील, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन, आवेदन पत्र अंतर्गत 9 और इसमें से सभी। क्या कह रहा है ये? आदेश 17 नियम 3 के अंतर्गत अगर खारिज कर दिया जाता है तब वादी के पास सिर्फ यह उपचार होता है कि वह वाद दायर कर सके, और वह दायर कर सके क्या? अपील कर सकता है और कुछ नहीं। ये ऑर्डर नंबर 17 रूल 3 है। नेक्स्ट है कि एक वाद में वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है, वह न्यायालय की अनुमति लिए बिना, वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित होना चाहता है तो वह न्यायालय की अनुमति के बिना क्या कर सकता है? वादी पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने से पूर्व कभी भी, प्रतिवादी पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने से पूर्व कभी भी, बहस सुने जाने से पूर्व कभी भी, और वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व इस प्रकार उपसंजात हो सकेगा। इसमें से क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व इस प्रकार। देखिए अगर आपने सीपीसी पहले से पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो कितना मजेदार है कि आप जो है इजीली एक बार और रिवीजन कर ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है, अन्य पक्षकार के साक्ष्य की प्रति परीक्षा के लिए या किसी साक्ष्य की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे। क्या कह रहा है? साक्षी की प्रति परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे। विवादकों के निर्धारण पर या उसके पूर्व, विवादकों के निर्धारण के पश्चात, किसी भी समय जब उसकी आवश्यकता हो, अभिवचनों के साथ में। स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी समय जब उसकी आवश्यकता हो। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि सीपीसी में जहां कहीं भी कोई काम करना है वहां लिखा होगा कि विवादकों के स्थिरीकरण से पूर्व या विवादकों के स्थिरीकरण के समय, परंतु इसके पश्चात नहीं। ये सारी मैक्सिमम फार्मूला यही। लेकिन बात जब स्मृति ताजा करने वाली होती है ना, तो ऐसे डॉक्यूमेंट किसी भी समय हो जाते हैं, यानी वो सामान्य नियम यहाँ लागू नहीं होता। हाँ, और स्मृति ताजा करने के संबंध में एविडेंस में प्रावधान कहाँ है? तो सेक्शन 159 से लेकर 161 तक। अधिकार पूछे तो 159 के अंतर्गत। सीपीसी के आदेश 18 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं कर सकता। साक्षी की पुनः परीक्षा, साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए आक्षेप का निर्णय, उपयुक्त में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। ऑर्डर 18 के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई भी आक्षेप का निर्णय नहीं कर सकता।
नेक्स्ट है कि सीपीसी के निम्नलिखित कौन से आदेश और नियम में यह प्रावधानित है कि हर मामले में साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होनी चाहिए। ये बात कहाँ लिखी गई? साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ पर होनी चाहिए, ये बात कहाँ लिखी गई है? आदेश 18 नियम 4(1), आदेश 18 नियम 3, आदेश 18 नियम 2, आदेश 18 नियम 1। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आदेश 18 नियम 4(1) के अंतर्गत साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ पर होनी चाहिए, और जहां शपथ पर है 1999 में ये चीज जोड़ी गई है। दीपू सैनी, गुड मॉर्निंग। ऐसा साक्षी जिसकी पूर्व में परीक्षा हो चुकी है उसे आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत परीक्षा हेतु पुनः बुलाया जा सकता है। साक्षी की जिसकी परीक्षा हो चुकी है उसे भी ऑर्डर 18 नियम 17 के अंतर्गत पुनः बुलाया जा सकता है। उस पक्षकार द्वारा जिसका वह साक्षी है, विरोधी पक्षकार द्वारा, न्यायालय द्वारा, कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यायालय के द्वारा बुलाया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा। नहीं, जिसकी परीक्षा हो चुकी है ना उसकी फिर से परीक्षा करने के लिए न्यायालय बुलाता है। और सीआरपीसी में भी ऐसे बहुत सारे उपबंध हैं, जैसे सेक्शन 311 आप देखेंगे सीआरपीसी का, और जब चार्ज में परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए भी सेक्शन 217 देखेंगे आप। तो हैं ऐसे प्रावधान जहां फिर से साक्षियों को बुलाया जाता है, लेकिन वो कोर्ट बुलाती है। सीपीसी के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान शपथ पत्र से संबंधित है? एफिडेविट से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर? 17, 19, 26, 39 शपथ पत्र से संबंधित। ये ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर नंबर 19 शपथ पत्र एफिडेविट है। ऑर्डर नंबर 17 स्थगन है। ऑर्डर नंबर 26 वाद का संस्थित किया जाए कमीशन। ऑर्डर नंबर 39 टेम्पोररी इंजंक्शन है। शपथ पत्र लिखित कथन है जिसे करने वाला कहलाता है वादी, प्रतिवादी, प्रार्थी की अभिसाक्षी। जिसे करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। गुड मॉर्निंग उजाला, ये कहलाएगा डी। शपथ पत्र जो देता है वो अभिसाक्षी कहलाता है। नेक्स्ट, सीपीसी के निम्नलिखित किस आदेश में निर्णय और डिक्री के बारे में बताया गया? कौन सा ऑर्डर है जो डिक्री और निर्णय के बारे में बताता? ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर नंबर 19, ऑर्डर नंबर 28 या ऑर्डर नंबर 21? बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 20 में ही जजमेंट और डिक्री के बारे में बात की गई है, और यही बात आपको सेक्शन में आप देखेंगे तो सेक्शन जो होगा वो 33 होगा। नेक्स्ट, किसी प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर लेने पर कितने समय में न्यायालय को निर्णय सुना देना चाहिए? सुनवाई पूरी हो गई तो निर्णय कितने दिनों के भीतर सुनवा देना चाहिए? तुरंत, 10 दिन से 25 दिन के बीच, 15 दिन के भीतर? इनमें से कोई सही बात नहीं। इसको तुरंत ही सुना देना चाहिए। तुरंत सुना देना चाहिए, और ये बात आपको ऑर्डर नंबर 20 में ही बताई जा रही है। कहता है तुरंत सुना दें, और अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो 30 दिनों के भीतर सुना दें। नहीं संभव हो पा रहा है तो 60 दिनों के भीतर सुना दें। सुनाएं जरूर। निर्णय लेने के पश्चात
आज्ञप्ति तैयार करने के लिए न्यायालय को अधिकतम कितना समय सीपीसी में दिया गया है? निर्णय आने के बाद डिक्री तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, तो कितना देता है समय सीपीसी डिक्री तैयार करने के लिए? ये है आपका 15 दिन। निर्णय सुनाए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर डिक्री तैयार कर ली जाएगी, और ये प्रावधान आपको मिल जाएगा बस ऑर्डर नंबर 20 के रूल नंबर 6A के अंतर्गत। सही है शिवानी, उजाला, साक्षी, सिप्रा, शिव? ये हो जाएगा आपका ऑर्डर नंबर 20 के रूल नंबर 6A के अंतर्गत कि 15 दिनों के भीतर डिक्री तैयार कर ली जाएगी। ये देखिए ऑर्डर 20 रूल 7 सीपीसी के अनुसार डिक्री में तारीख होगी। अच्छा, डिक्री तैयार तो 15 दिन बाद की जाएगी या 10 दिन बाद की जाएगी, लेकिन उस पर तारीख कौन सी होगी? उस दिन का जिस दिन निर्णय सुनाया गया, उस दिन जिस दिन डिक्री बनाई गई, उस दिन जिस दिन दावा पेश किया गया, उस दिन जिस दिन अंतिम तर्क सुने गए। तारीख वही होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया। तो अब अपील करने के लिए यहीं से काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अपील करना अगर कोई पार्टी चाहता है तो उसे उसका सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है, उसके लिए डिक्री के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अर्चना झा, तो डिक्री के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगला प्रावधान है, किस प्रावधान के अंतर्गत डिक्री पारित करने के पश्चात किसी धन किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दिया जा सकता है? क्या कह रहा है इसके लिए? किस प्रावधान के तहत धन किस्तों द्वारा संदाय किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में देने की जो फैशन आया है वो यहीं से आया है। कहेगा भैया एक मुश्त नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। ऑर्डर नंबर 20 का रूल नंबर 11। तो जहां अगर किसी धन के संदाय के लिए डिक्री पारित की जाती है तो उसमें ब्याज व्याज भी लगाया जा सकता है, तो आप जानते ही हैं, और उसे इंस्टॉलमेंट में देने का आदेश कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर क्या करेगा? धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर क्या करेगा? उभय पक्षों का साक्ष्य अभिलिखित किए बिना, उभय पक्षों के शपथ पत्र लिए बिना, निर्णीत ऋणी की आर्थिक स्थिति से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए बिना, डिक्रीदार की सहमति के बिना डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में दिए जाने का आदेश नहीं करेगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है? ये आपका आदेश नहीं करेगा, और ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिक्रीदार की सहमति के बिना ऐसा नहीं करेगा, और मतलब जो डिक्री होल्डर होगा उसकी कंसेंट के बिना किस्तों में परिधान किए जाने का आदेश नहीं करेगा। और अभी आपने पढ़ा ना ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 11, किस्तों में परिधान करना। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहां डिक्री कुल रकम से अधिक नहीं है। कितने से अधिक नहीं है तो उसे नहीं भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर 500, 1000, 2000, 5000। कितने से कम रहेगा तो उसे नहीं भेजा जाएगा। वेरी गुड। 2000 रुपया तक वाले मामले में जेल नहीं भेजा जाता। हाँ, अगर 2001 से लेके अगर 5000 हो तब कितना जेल होगा बताइए? 2001 से 5000 हो तो कितना होगा? और अगर 5000 से ज्यादा हो तो कितना होगा? बताइए, कमेंट में बताइए फटाक से। 2001 से 5000 रुपया तक हो तो उसमें हो जाएगा आपका
6 सप्ताह। सही है, लेकिन 2000 रुपया तक कुछ नहीं। नेक्स्ट है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री पारित की गई है। जानबूझकर पालन करने में व्यक्ति असफल रहता है तो उसका पालन कैसे करवाया जाएगा? उसका पालन कैसे करवाया जाएगा? संपत्ति की कुर्की करके, सिविल कारागार में निरोध द्वारा, उपयुक्त दोनों रीति से सभी गलत है। कोई बात नहीं बेटा, अभी नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लीजिए। हो गया? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, कुर्की द्वारा। भाई, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जो डिक्री पास होती है वो ऑर्डर नंबर 21 का रूल नंबर 32 के अंतर्गत पास होती है। तो ये इसमें कुर्की ही करवाएंगे। पत्नी के साथ रहने या पति के साथ रहने के लिए उसको जेल थोड़ी भेजेंगे, कुर्की होगी खाली उसकी। नेक्स्ट, सीपीसी के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिक्री के निष्पादन का प्रावधान है। ऑर्डर 21, रूल 30, 31, 32, 34। ये तो बात हो ही गई ना हम लोगों की। ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 32 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 37 के अधीन निर्णीत ऋणी को कारागार में निरुद्ध करने वाले आदेश जारी करने से पहले न्यायालय क्या करेगा? गिरफ्तारी वारंट जारी करने के स्थान पर हेतु दर्शित करने हेतु नोटिस जारी करेगा। गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं यदि शपथ पत्र पर यह दर्शाया जाए कि निर्णीत ऋणी भाग जाएगा। गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पूर्व कुर्की वारंट जारी करेगा। और ए और बी सही है। इसमें से क्या ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 37 के अंतर्गत क्या सही है? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यादेश की डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है तब निष्पादनीय नहीं है वो। निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास एवं उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 39 रूल नंबर 2A के तहत याचिका प्रस्तुत करना निष्पादनीय है। नया वाद प्रस्तुत कर निष्पादनीय। क्या सही है इसमें से? इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णीत ऋणी के सिविल कारावास एवं उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय। और ये बात आपको ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 2A के अंतर्गत ही मिलेगा। गार्निशी कौन होता है? गार्निशी कौन होता है? गार्निशी जो होता है निर्णीत ऋणी है कि निर्णीत ऋणी का ऋणी है कि निर्णीत ऋणी का लेनदार है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ बिल्कुल, निर्णीत ऋणी का ऋणी होता है गार्निशी। और उसके संबंध में प्रोविजन जो है वो ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 46 में ABCD करके है। उसी में ए से लेके एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन ए से शुरुआत होती है। जिस कार्यवाही द्वारा एक डिक्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में डिक्री के धन या संपत्ति की वसूली करना चाहता है
उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? इंटरप्रीटर सूट, मेंस प्रॉफिट, गार्निशी ऑर्डर कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन? जिस कार्यवाही द्वारा एक डिक्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में ऋणी के धन या संपत्ति की वसूली करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इंटरप्लीडर सूट। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्लीडर। इसे कहते हैं अंतराभिवाचीवाद। अंतराभिवाचीवाद है ना। कहाँ प्रावधान है? तो सेक्शन 88 में है और आर्डर नंबर 35 में। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। और स्थावर संपत्ति की हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा? 25% की 50 की 75 की पूरी रकम का? स्थावर संपत्ति की हर विक्रय पर क्रेता द्वारा क्रय धन में कितनी प्रतिशत राशि का निक्षेप किया जाएगा? उसमें किया जाता है 25% राशि का निक्षेप किया जाता है। और ये आर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 84 में प्रावधानित है। पूरी रकम नहीं, पूरी रकम नहीं, 25% जमा करवाया जाएगा। क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा किया जाएगा? 7 दिन की, 30 दिन की, 15 दिन की, 60 दिन? क्रय धन क्रेता द्वारा कितने समय के अंदर न्यायालय में जमा कराया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 दिन। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों के न्याय निर्णय की बात करता है? दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति के दावों और आपत्तियों के न्याय निर्णय की बात करता है? आर्डर 21, रूल 59, 21, 58, 21, 57, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी बात करता है ये? कुर्क की गई संपत्ति के दावे और आपत्ति। अच्छा, आर्डर नंबर 21, रूल नंबर 58। ये जानते हैं ना सीआरपीसी में क्या हाँ है ये बात? सीआरपीसी के बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कुर्क की गई संपत्ति पर ऑब्जेक्शन कौन से आर्डर के अंतर्गत, अरे कौन से सेक्शन के अंतर्गत होता है? ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 84। सेक्शन नंबर 84 में है ना कि कुर्की जो की जाती है 83 के अंतर्गत, उस पर ऑब्जेक्शन जो होता है वो 84 के अंतर्गत होता है। कितने दिनों के भीतर? 6 महीने के भीतर। आर्डर 21 रूल 90 के संबंध में इसमें से क्या सही नहीं है? आर्डर 21 रूल 90 के संबंध में क्या सही नहीं है? विक्रय के प्रकाशन या संचालन में सारवान अनियमितता या कपट का होना, यह मात्र विक्रय के संचालन से संबंधित होना चाहिए, आवेदक को सारवान क्षति होनी चाहिए, ऐसी क्षति अनियमितता या कपट के आधार पर होनी चाहिए। क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बाकी सब सही है। अरे बेटा तो ये क्या है बताइए? कुछ नहीं पता तो अच्छी तो चीज है, एमसीक्यू करा रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। तो जब यही एमसीक्यू अगर 2-4 बार आप सॉल्व कर लेंगे तो हल्की फुल्की आइडिया तो वैसे ही हो जाएगी। आप सीपीसी की हल्की फुल्की नहीं, आपको इतनी अच्छे से आइडिया हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और जब आप बुक उठाओगे, गाइड उठाओगे, कुछ उठाएंगे ना, तो आपको असुविधा नहीं होगी, फटाक फटाक उन सब चीजों पर आपका ध्यान चला जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी, शशि जी, शिप्रा जी, शिव जी, उजाला जी। चलिए नेक्स्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 87 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है। उसकी आपत्ति क्या होगी? काफी देर चलेगी बेटा, ये सीपीसी में खत्म ही कर दूंगा। ऑर्डर नंबर 21 पे पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा आप तो बचा नहीं होगा, लेकिन आज सीपीसी खत्म ही कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सीपीसी के आदेश 21 नियम 87 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता। उसकी आपत्ति प्रचलन योग्य है चूंकि वह सद्भावी क्रेता है, प्रचलन योग्य नहीं है चूंकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति लेन देन का प्रतिषेध करता है, प्रचलन योग्य है चूंकि स्वतंत्र वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, तभी सुनी जा सकती है पक्षकार जब इसकी अनुमति दे दे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। ये देखिए बेटा, चलिए शिवानी, शिव, शशि, साक्षी। अगला कि जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है, प्रतिवादियों की संख्या अधिक है, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता, किंतु मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो क्या होगा इसका परिणाम? दावा संपूर्णतः उपशमित हो जाएगा, केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमित होगा, दावा किसी के विरुद्ध उपशमित नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि दावा केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमित हो जाता है, बाकी के विरुद्ध नहीं। उपशमित समझते हैं ना, समाप्त हो जाना, एबेट हो जाना। अगला प्रश्न है आपके सामने। जहां सुनवाई की समाप्ति हो जाने के पश्चात एवं निर्णय सुनाए जाने के बाद बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए, वहां वाद का उपशमन हो जाएगा? नहीं होगा। वाद हेतु बचा है तो उपशमन नहीं होगा। न्यायालय के विवेक पर होगा कि वाद का उपशमन होगा या नहीं होगा। सुनवाई की समाप्ति के पश्चात क्या कर रहा है? सुनवाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद निर्णय सुनाए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है, वाद का उपशमन नहीं होगा। फिर अब तो सुनवाई हो गई ना। यदि वाद की सुनवाई समाप्त होने के उपरांत एकमात्र वादी की मृत्यु हो जाती है तो वाद उपशमित हो जाएगा, ऐसे ही जारी रहेगा, विधिक प्रतिनिधियों के नाम से जारी रहेगा। केवल तभी जारी रहेगा जब वादी के विधिक प्रतिनिधियों को वादी के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया जाए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जारी रहेगा, मरने से खत्म नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां पर एक दावा ऑर्डर नंबर 22 सीपीसी के तहत उपशमित अथवा खारिज हो जाता है तो उसी वाद कारण पर पक्षकारों की सहमति से नया वाद संस्थित किया जा सकता है। प्रश्न समझ रहे हैं ना? जहां एक दावा ऑर्डर 21 के अंतर्गत उपशमित या खारिज हो गया तो उसी वाद हेतु पर पक्षकारों की सहमति से नया वाद हो सकता है, न्यायालय की पूर्व अनुमति से हो सकता है, कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता। यदि पर्याप्त कारण दर्शित है तो नया वाद दायर हो सकता है। क्या सही है इसमें?
का सही है कि कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता, कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता। अगर आदेश 22 के अंतर्गत उसका उपशमन हो गया या खारिज कर दिया गया तो नया वाद उन्हें आधारों पर अब नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न आपके सामने, वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 और नियम 9 के अधीन दिया गया है के विरुद्ध अपील सीपीसी की किस धारा में प्रस्तुत की जाती है? वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है के विरुद्ध अपील सीपीसी की किस धारा के तहत प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 104 के अंतर्गत। क्यों भाई शिव जी, आपके मित्र अजय जी दिखाई नहीं दे रहे हैं? आज संडे को सब काम कर रहे हैं मुझे लगता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत कथन ढूंढना है आपको। निम्न परिस्थितियों में न्यायालय वादी को वाद प्रत्याहरित करने तथा उसी वाद कारण पर नया वाद करने की अनुमति दे सकता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वादी वाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था। वादी ने वाद के पूर्व की विधि अथवा आवश्यक सूचना पत्र नहीं दिया था। वादी द्वारा दिया गया सूचना पत्र त्रुटिपूर्ण था। वादी ने किसी आवश्यक पक्षकार को वाद में सम्मिलित नहीं किया था। अब इसमें से ऐसा कौन सा आधार है जो नया वाद पत्र करने की अनुमति देता है और ये बात गलत है? वादी वाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका था, इस आधार पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सही है? हाँ बेटा शिवानी, हमको भी लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। और आप लोगों की टीम जो है ना शिव जी, आप लोगों की टीम मुझे बहुत अल्टीमेट लगती है। तो आजकल के युग में भी बड़े ऑनेस्ट लोग हैं आप लोग, नहीं तो बहुत होशियार दुनिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद के प्रत्याहरण का अधिकार है, विड्रावल का अधिकार कैसा है? निरपेक्ष अधिकार है कि सीमित अधिकार है, शर्तों द्वारा बाधित है कि बी और सी दोनों? सीमित अधिकार है और शर्तों द्वारा बाधित भी है। बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा प्लस में जो मैं करा रहा हूं वो मैं एविडेंस करा रहा हूं और लगभग लास्ट है। और उसके अलावा स्पेशल के मेरे आवर्स खत्म हो चुके हैं और यूट्यूब के कुछ बचे हैं, तो आप लोगों को सोचा करा दूं। हालांकि अब मैं अकेडमी पर रहूंगा नहीं, बस 2-3 दिन का और काम है, 2-3 दिन काम पूरा करके छोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र इनक्वाइंटो बेनिफिशियस नॉन डाटूर, इसका मतलब क्या है? विधि किसी व्यक्ति को अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती। कितना बढ़िया है। इनवाइटो बेनिफिशियस नॉन डाटूर मतलब इच्छा के विरुद्ध फायदा नहीं देगी, जबरदस्ती का कोई अधिकार नहीं देगी। ये कौन से प्रावधान के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर 26 हो गया, आदेश 6 नियम 1 हो गया, 148A हो गया, 23 नियम 1 हो गया।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर नंबर 23 नियम 1। अच्छा प्लस, हाँ तो आप पढ़ती हैं ना, हाँ तो वही एविडेंस है, लास्ट है तो 3 क्लास बचा हुआ है, 4 क्लास नहीं 4 क्लास बचा है एविडेंस में। 4 क्लास मतलब 4 दिन, कल से शुरू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्थगन को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अदालत में उपस्थित गवाह की गैर जांच। स्थगन इस आधार पर नहीं हो सकता। नहीं शिवानी जी, आप देखोगे तो रिगार्डिंग में तो मेरे सारे सब्जेक्ट होंगे, मेजर मैंने सभी करा देंगे, सीपीसी भी कराया होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कराया होगा, एविडेंस भी कराया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी कराया होगा, तो कोई सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं है, नोट्स बनवा के मैंने करा दिए। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए तो समझ लीजिए कि वरदान है। यदि कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं, तब क्या होगा? डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद लाया जा सकेगा, उच्च न्यायालय में परिवाद करना होगा, डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकेगा, जिला न्यायाधीश की अनुमति से डिक्री अपास्त करने के लिए वाद लाया जा सकता है। कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं थी, तो क्या किया जा सकता है? क्या करेंगे? जो किस्मत में था वो होना हो गया, डिक्री को पास करने के लिए कोई बात नहीं लाया जाएगा। ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 3 के तहत वाद के प्रत्याहरण हेतु निम्न में से कौन सी प्रारूपिक त्रुटि की परिधि में आता है? 20(3) के अंतर्गत प्रारूपिक त्रुटि की परिधि में क्या आता है? सीपीसी के अंतर्गत 80 के तहत नोटिस न दी जाना, संपत्ति के पहचान के संबंध में भ्रम, अनुसूचित मूल्यांकन और ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। कोई बात नहीं बेटा, कोई असुविधा हो तो हम हैं इस पर। ठीक है, और राय जुडिशियल क्लासेस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप संपर्क में बने रहेंगे। प्रारूपिक त्रुटि की परिधि में कौन कौन आता है? तो सभी आते हैं। सब राजस्थान वाले हैं हमारे साथ, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं? पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए, लिखित एवं विधिपूर्ण करार से संबंधित हो, यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की विषय वस्तु है। भारतीय संविधान अधिनियम के तहत यदि समझौता शून्यकड़ी है तब इस नियम के तहत भी शून्यकड़ी ही होगा। अब इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? ऑर्डर नंबर नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की वाद की विषय वस्तु है, यही सही नहीं, बाकी सब सही। स्थानीय जांच के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जाता है? स्थानीय जांच के लिए आयोग मतलब कमीशन फॉर लोकल इंस्पेक्शन, कमीशन फॉर लोकल इंस्पेक्शन। ऑर्डर नंबर 16 नियम 1 नियम रूल 1, ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 6,
ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 10। ये है आपका ऑप्शन नंबर, और इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा रूल नंबर 9 होगा। स्थानीय जांच के लिए जो होता है वो रूल नंबर 9 के अंतर्गत होता है। लो, दो बच्चे मिल गए, अब वो जयपुर जयपुर खेलने लगे। धारा 75 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब कोई कमीशन जारी किया जाता है तो कमिश्नर यदि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश न हो तो वो उस मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को बुला सकता है, कमीशन की कार्रवाई के दौरान पूछे गए प्रश्नों की विधिकता तय कर सकता है, समय बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर सकता है, शास्ति या जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकता और न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर सकता। क्या है इसमें से सही जवाब? तो खोज ही लेंगे आप। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अगर वो न्यायाधीश नहीं है तो जुर्माना नहीं लगा सकता, पेनाल्टी नहीं लगा सकता, कॉन्टेम्प्ट के लिए कार्रवाई भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न ये है, ये है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ऑर्डर नंबर 26 के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए, रिसीवर की नियुक्ति के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। और ये मैं बताऊं कि कमीशन किस किस पर्पज के लिए जारी हो सकता है, ये बात सेक्शन 75 में बताई गई। 7 परिस्थितियां बताई गई और उसका प्रोसीजर ऑर्डर नंबर 26 में। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय कौन सी धारा के प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी कर सकता है? वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन जारी कर सकता है किस नियम के अंतर्गत? और सही ऑप्शन 26 नियम 10A, 26 नियम 10B, 26 नियम 10C, 26 नियम 11। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 नियम 10 क्या कहते हैं 10A। बी में तो हो जाएगा अनुसचवीय कार्य करने के लिए, सी में हो जाएगा पेरिसेबल नेचर की संपत्ति है उसको बेचने के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकता। कौन सा परिस्थिति है? इसके लिए हमको कौन सा धारा पढ़ना पड़ेगा? 75। तो विशुद्धिकरण के लिए, संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए, अंतःकालीन लाभों या नुकसानी के निर्धारण के लिए, वाद विषय के निर्धारण के लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विषय के निर्धारण के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता, बाकी तो है ही। और ये बात जो है ना वो 75 में नहीं है, ये तीनों बातें आपको मिलेंगी ऑर्डर नंबर 26 के रूल नंबर 9 में, जो लोकल इंस्पेक्शन के लिए जो होता है उसमें ये इस पर्पज के लिए होता है। सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में? सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला प्रावधान कौन सी धारा में है? ऑर्डर नंबर 27A, नियम 1A, CPC। पढ़ लीजिए तो पढ़ लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जा रहा है क्या बताएं, शेक पी रहे हैं बेटा, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब है और वही पी रहे हैं।
इसी वजह से मैं थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है, एकदम से पीने वाली चीज होती तो पी जाता मैं। ऑर्डर नंबर 27A रूल नंबर 1A के अंतर्गत। ऑर्डर नंबर 29 सीपीसी संबंधित है सरकार का वाद, निर्धन व्यक्ति का द्वारा वाद, निगमों द्वारा उसके विरुद्ध वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 में क्या है? निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है ना। निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद तो हो जाएगा ऑर्डर नंबर 33 में हो जाएगा, और सरकार द्वारा वाद जो है वो ऑर्डर नंबर 27 है शायद इसका, और सेक्शन जो होगा वो 79 और 780 होगा। ऑर्डर 32 रूल नंबर 1 सीपीसी के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने अपनी वयस्कता निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की। किशोर न्याय अधिनियम, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, भारतीय वयस्कता अधिनियम की हिंदू अप्राप्यता एवं संरक्षकता अधिनियम। कौन से अधिनियम के अंतर्गत उसने प्राप्त नहीं किया? ये है आपका इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के रूल नंबर 3, अरे रूल नहीं मतलब सेक्शन 3 के अंतर्गत जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है वो वयस्क नहीं होगा। तो ये है आपका। और आप जानते हैं कि ऑर्डर नंबर 32 में जो है वो अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा वाद की बात करता है। अभी क्लास ले रहे हैं भाई साहब अभी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 9 के अंतर्गत एक अवयस्क के वाद मित्र को हटाया जा सकता है। जानते हैं ना? देखिए, अवयस्क द्वारा वाद किया जा सकता है और अवयस्क के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। तो अवयस्क द्वारा और अवयस्क के विरुद्ध द्वारा जो किया जाता है वो वाद मित्र के माध्यम से किया जाता है, जो ये लिखा है, और उसके विरुद्ध जब किया जाता है तो वो वादार्थ संरक्षक के विरुद्ध किया जाता है। हर सूट के लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि एक अवयस्क को हटाया जा सकता है रूल नंबर 9 के अंदर यदि वाद लंबित रहने के दौरान वह भारत के भीतर निवास करना छोड़ दे, जहां उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है, जहां वह अपना कर्तव्य नहीं करता, उपयुक्त में से किसी भी कारण पर। क्या है ये? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त किसी भी कारण पर। मतलब चाहे भारत में रहना छोड़ दे, चाहे अवयस्क के हित के विरुद्ध उसका हित हो जाए, या अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न पढ़िए तो, वादार्थ संरक्षण यानी गार्जियन एड लिटेम इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गार्जियन एड लिटेम। क्या है? स्थानीय आयुक्त है कि एक न्यायालय है कि एक व्यक्ति जो पागल व्यक्ति की तरफ से प्रतिरक्षा करता है, एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है, क्या कहलाता है? गार्जियन एड लिटेम। जो एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से करता है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये बात एक पागल व्यक्ति की तरफ से नहीं, हाँ प्रतिरक्षा करता है, ये भी बात सही है, और अवयस्क की तरफ से भी करता है, ये भी बात सही है। कारण क्या है? क्योंकि जो प्रावधान माइनर के लिए पूरा धारा 1 से लेकर रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक जो भी प्रोविजन है सब जगह माइनर ही लिखा होगा, लेकिन उसके बाद जो है उसमें एक्सप्लेन कर देता है कि माइनर के लिए जो प्रोविजन है वो पागल के लिए भी लागू होंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि
हर जगह माइनर माइनर लिखा है और क्वेश्चन का नेचर भी ऐसा है जिसमें आपको किसी एक को ही चुनना है, तो आप ऑप्शन नंबर डी चुनिए। परिवार से संबंधित मामलों के बाद में प्रक्रिया दी गई 32A, 29, 27A, 30। परिवार के मामलों से संबंधित ऑर्डर नंबर 32A कुटुंब के संबंध में है ना, कुटुंब के मामलों में प्रक्रिया दी गई। अकिंचन मुकदमे का क्या अर्थ होता है? तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा, लोक सेवक द्वारा मुकदमा, जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा कि कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मुकदमा? अकिंचन मुकदमे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, जरूरतमंद यानी निर्धन व्यक्ति। अकिंचन को क्या कहते हैं? निर्धन व्यक्ति द्वारा मुकदमा। और इसके संबंध में आप जानते हैं ऑर्डर नंबर 33 में है, और उसी में ये भी बताया गया एक्सप्लेनेशन में कि निर्धन कौन है। कहता है कि वो व्यक्ति जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, या वाद की फीस जो होती है वो फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो व्यक्ति निर्धन ही कहलाएगा। किस प्रावधान के तहत अकिंचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑर्डर 33 रूल 1, ऑर्डर 33 रूल 2, रूल 4, रूल 5। अकिंचन वाद किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर नंबर 33 रूल नंबर 1। नेक्स्ट है, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। आवेदनों के अभिकथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता। किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी में वित्त पोषण का करार कर लिया, जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गए हैं, उपरोक्त सभी दशाओं। क्या है इसका मतलब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी दशाओं में। क्या करा? निर्धन के रूप में वाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खैर, अनुमति नहीं दी जा सकती, ये बात आपको ऑर्डर नंबर 33 के रूल नंबर 5 में दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा, जो निर्धन के लिए आवेदन किया जाएगा। तो वो ये सब चीजें उसी में आएंगे। ये है आपका अगला प्रश्न कि अकिंचन वाद को निम्नलिखित में से किन आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है? यदि वाद कारण दर्शित नहीं होता, अन्य व्यक्ति ने मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक सहायता देने का करार कर लिया है, यदि वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त सभी कारणों से। ऑप्शन नंबर डी, सभी कारणों से। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहां अस्वीकार कर देगा जहां वाद पत्रों के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जहां वह स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, जहां आवेदक के अध्ययनों से वाद कारण दर्शित होता है, जहां अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के लिए वित्त पोषण हेतु आवेदक के साथ अनुबंध कर लिया है। पकड़ा गया ना गलती? किस आधार पर अस्वीकार कर देगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब किसी अन्य व्यक्ति से वित्त पोषण का एग्रीमेंट कर लिया गया है।
नेक्स्ट है, यदि निर्धन व्यक्ति, आज के बाद क्लास बड़ी नहीं रहेगी, छोटी छोटी रखेंगे। अब आज चूंकि सीपीसी खत्म करना है इसलिए हमको लगता है अभी 15 मिनट लग जाएंगे। यदि निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? राज्य सरकार से, प्रतिवादी से, कि वाद की विषय वस्तु से, कि इनमें से कोई नहीं? निर्धन व्यक्ति अपने वाद में जब सफल होगा तो फीस की रकम कैसे वसूली जाएगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाद की विषय वस्तु से। और ये बात आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्डर नंबर 33 का रूल नंबर 10 ये बात कहता है। निर्धन वादी सफल होता है, वहां न्याय शुल्क की वसूली कैसे की जाएगी? प्रतिवादी से, राज्य सरकार से वसूली नहीं होगी, वादी से होगी। वादी देंगे, मतलब संपत्ति पर प्रथम भार होती है, संपत्ति पर सफल हो जाते हैं तो संपत्ति तो इन्हीं के पास गई, और ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर वादी से होगी। अरे यार, एक क्वेश्चन बार बार। जब निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां न्यायालय फीस की रकम क्या हो? राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संदप्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। संबंधित न्यायालय द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संदप्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। राज्य सरकार द्वारा या संबंधित न्यायालय द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संदप्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। न्यायालय फीस की रकम नहीं वसूल जाएगी क्योंकि वादी एक निर्धन व्यक्ति था। राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूली जाएगी जो उसे संदप्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है। ऑप्शन नंबर ए, बात वही है, रूल नंबर। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत अंतराभिवाचीवाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है? 50 में कि 35 में कि 55 में कि 40 में? कोई बात नहीं, वादी इंडिजेंट है तब भी देगा। वादी को देना ही पड़ेगा, चाहे तो सफल होने की हम बात कर रहे थे ना, असफल भी होंगे तब भी देना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि फ्री में सब कुछ हो जाएगा। ये जो है ना, ऑर्डर नंबर 35 में इंटरप्लेडर सूट है, और सेक्शन आप देखते होंगे तो 88 में। ऑर्डर 37 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत संक्षिप्त वाद में प्रतिवादी को उपस्थिति के समन की तामीली कितने दिन की अवधि में न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है? 10 दिन, 30 दिन, 15 दिन की 2 माह? कितने दिन की अवधि में न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन के भीतर। समन की तामील हो जाने के बाद उसे 10 दिनों के भीतर हाजिर होना पड़ेगा। किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की कुर्की मात्र इस कारण पुनः प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करके आदेश अपास्त कर दिया गया। मात्र इस कारण पुनः प्रवर्तित हो जाएंगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है। अपीलीय न्यायालय के आदेश से पुनः प्रवर्तित होगा, उच्च न्यायालय के आदेश से पुनः प्रवर्तित होगा।
क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर ए, किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व कुर्की मात्र इस कारण पुनः प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीपीसी में निर्णय से पूर्व कुर्की का प्रावधान कहां दिया गया है? ऑर्डर 26 रूल 4, ऑर्डर 39 रूल 2, ऑर्डर 38 रूल 5, ऑर्डर 40 रूल 1। निर्णय से पूर्व कुर्की कहां है? ऑर्डर नंबर 38 रूल नंबर 5। और निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी का प्रावधान कहां है? ऑर्डर नंबर 38 रूल नंबर 1 से लेके 4 तक। बताइए। शशि, किरण, उजाला, कल्याण, शिव, चौबे, अजय कुमार भी आ गए, वाह। बाकी बच्चे काफी देर से, 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया। खैर अब ज्यादा नहीं कराएंगे। तो ये आपका है व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर नंबर 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय के पूर्व कुर्की की जा सकती है। अचल की, चल की, दोनों की निर्णय से पहले कुर्की की ही नहीं जा सकती। क्या सही है इसमें से? इसमें से क्या सही है? ए और बी दोनों की। अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों की हो सकती है। कोई बात नहीं अजय जी। निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है? ऑर्डर नंबर 39 के साथ धारा 95, ऑर्डर नंबर 11 के साथ धारा 30, ऑर्डर नंबर 21 के साथ धारा 36, ऑर्डर 21 के साथ धारा 51। इंजंक्शन के साथ संबंध में प्रावधान कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 39 इंजंक्शन से है। 95 प्रतिकर की बात करता है कि अगर अपर्याप्त आधार पर कोई आदेश दे दिया गया इंजंक्शन वगैरह का तो प्रतिकर देना होगा। अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है जबकि, क्या है ऑप्शन पढ़िए। जबकि वाद के में विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद के किसी पक्षकार द्वारा उसका दुर्व्ययन होगा। अपने लेनदारों को धोखा देने के विचार से किसी प्रतिवादी ने संपत्ति बेची नहीं। किसी प्रतिवादी द्वारा संविदा भंग के लिए जाने की संभावना, या किसी प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की संभावना नहीं। क्या कर रहा है? अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है जब वाद के विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में खतरा है कि उसका दुर्व्ययन किया जाएगा। और ये बात है कहाँ? ऑर्डर नंबर 39 के रूल नंबर 1 में 3 ग्राउंड बताए गए। कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश जारी किए जाते हैं? 116, 152, 39 नियम 1, 29 नियम 1। अस्थायी व्यादेश किसमें जारी किए जाते हैं? ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1, टेम्पररी इंजंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आधार अस्थायी व्यादेश हेतु एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है? पढ़िए पढ़िए। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑर्डर नंबर 39 के रूल नंबर 1 में ये तीनों चीजें हैं जिनमें कि
टेम्पोररी इंजंक्शन जारी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा। ये सरकार द्वारा अधिग्रहण का मैटर नहीं है इसमें। ये इसमें ये दोनों ही ग्राउंड है, एक और है। ये है आपका अगला प्रश्न कि सीपीसी के अंतर्गत निम्न किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है? व्यादेश की अवज्ञा या भंग किया जाएगा तो उसके परिणामों के बारे में बात कहाँ की गई? 32 में, 33 में, 39(2) क में, क्योंकि उसमें से कोई नहीं। 39(2) क में है। कुर्की की जा सकती है जो 1 साल तक कंटिन्यू हो सकती है, और कारावास जो 3 महीने तक का हो सकता है। निबंधनों के भंग की दशा में जिन पर अस्थायी व्यादेश दिया गया था, सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय आदेश दे सकता है। संपत्ति की कुर्की और विक्रय, कुर्की और सिविल कारागार में निरोध, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में 3 माह तक का निरोध। ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंटरलोकटरी आर्डर सिविल कोड द्वारा जारी किए जाते हैं कब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिविल कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान। सिविल कार्यवाही की विचाराधीनता मतलब जो पेंडिंग होती है सिविल कार्यवाही, तो उस बीच ही इंटरलोकटरी आर्डर कई ठो जारी किए जा सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर नंबर 39 रूल नंबर 2 में क्या निहित है? निर्णय से पहले कुर्की, अस्थायी व्यादेश, डिक्री का निष्पादन, रिसीवर की नियुक्ति। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 2 में क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थायी व्यादेश। कौन सा कथन सही नहीं है? अब ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे हम लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि अब ऑर्डर नंबर 39 चल रहा है, तो आप जान ही सकते हैं कि अब कितने क्वेश्चन बचे हैं। अस्थायी व्यादेश सिर्फ संस्थित करते समय प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश वाद के किसी भी प्रकरण पर प्रदान किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश सीपीसी के से संचालित होता है। अस्थायी व्यादेश एक निरोधक अनुतोष का रूप है। कौन सा सही नहीं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी व्यादेश सिर्फ वाद संस्थित करते समय प्रदान किया जाए। गलत बात है, ये किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है। हाँ बेटा, हम भी थक गए, लेकिन अब ऑर्डर नंबर 39 चल रहा है ना, हमारा भी मन तो भर ही गया होगा ना। तो 39 चल रहा है, तो 7-8 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। सीपीसी के अंतर्गत वैसे बहुत देर तक आप लोग ये थक तो गए ही होंगे, और यूट्यूब की क्लास थोड़ी बोरिंग हो भी जाती है ना। इसमें पोल वगैरह देने की सुविधा नहीं रहती, तो इसलिए मजा नहीं आता। सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उनमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सके? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का रूल नंबर 4। हाँ बस, अगर बहुत जल्दी है तो बेटा तब चले जाइए, अन्यथा बस थोड़ी देर का और खेल है। धूला भाई बनाम स्टेट ऑफ एमपी किस सीपीसी के अंतर्गत किससे संबंधित है? सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, अभिवचन से, अंतरिम आदेश से, प्रथम अपील से। धूला भाई सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट,
सीपीसी की आर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 से लेकर 10 का संबंध किससे है? संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी, वादपत्र, अंतर्वर्ती आदेश। ये है इंटरलोकेटरी आर्डर के बारे में ही आर्डर नंबर 39 के रूल नंबर 6 से लेकर 10 तक का प्रावधान है। रिसीवर की नियुक्ति अधिकार के रूप में शिकायत की जा सकती है, अज्ञापक है, विवेकी है, इनमें से कोई नहीं। रिसीवर की नियुक्ति के संबंध में क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी है, ये डिस्क्रिशन पर होता है कोर्ट के। रिसीवरों की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकती है? डिक्री से पहले, पश्चात, अपील न्यायालय ही केवल आदेश दे सकेगी, विचार न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है तो डिक्री के पहले या पश्चात कभी भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कभी भी हो सकता है जब भी जरूरत समझ में आती है। और रिसीवर के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्डर नंबर 40 के अंतर्गत आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान के अंतर्गत कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है ऑर्डर नंबर 40 रूल नंबर 5। कब है ये? जब दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है और रेवेन्यू देने वाली है, और दूसरी बात कलेक्टर की कंसेंट से ही उसे रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके अधीन रिसीवर की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई? पढ़िए, नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर नंबर 40। रिसीवर होता क्या है? रिसीवर क्या होता है? न्यायालय का अधिकारी, वादी का एजेंट, प्रतिवादी का एजेंट, वाद के पक्षकारों का एजेंट। ये होता है न्यायालय का एक अधिकारी होता है भाई। रिसीवर क्या है? न्यायालय का एक अधिकारी। ये देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आदेश की अपील होगी? 41 नियम 23, आदेश 41 नियम 25, आदेश 41 नियम 17, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 23। और ये क्वेश्चन कहां से होगा? ऑर्डर नंबर 43 से, क्योंकि ऑर्डर नंबर 43 ही है जो बताता है कि आदेशों की अपील कौन कौन सी परिस्थितियों में होगी, और एक तो सेक्शन नंबर 104 है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यर्थी अपील सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना तामील से डिक्री के विरुद्ध प्रत्याक्षेप कितने समय में कर सकता है? 15 दिन, 1 माह, 45 दिन, 21 दिन। डिक्री के विरुद्ध आक्षेप कितने दिनों के भीतर करेगा? ये कहता है कि 1 माह के भीतर ही करना पड़ेगा। डिक्री के विरुद्ध आक्षेप 1 माह के भीतर करना होगा। अगला प्रश्न है कि ऑर्डर नंबर 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं होगी? जहां पर आदेश विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने का है, जहां पर आदेश निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन नामंजूर करने का है, जहां पर आदेश दस्तावेज या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए जाने का है, और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से काम किया है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तात्विक अनियमितता अवैध रूप से काम करने का है, ये पुनरीक्षण का आधार है ना? ये पुनरीक्षण का आधार है। समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किए गए? समीक्षा का मतलब वही पुनरीक्षण। पुनरीक्षण कहाँ है? नहीं, पुनर्विलोकन होगा।
पुनर्विलोकन, समीक्षा को क्या कहते हैं? रिव्यू। ऑर्डर नंबर 47, रूल नंबर 1, और सेक्शन कौन सा है? 114। न्यायालय द्वारा पारित निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध सीपीसी के आदेश 43 के अंतर्गत अपील हो सकती है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं बस आंसर बता देता हूं। अपील हो सकती है, कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान पुनर्विलोकन के पर आवेदन किए गए आवेदन के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है? आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर नंबर 47, रूल नंबर 9। मतलब पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन नहीं होगा। और यही है आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे एक ठो और है, एक ठो और निकल गया, एक ठो और है, 2 ठो क्वेश्चन है। क्या है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब पुनर्विलोकन का आवेदन निरस्त होता है तो ऐसे आवेदन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है? अपील नहीं होगी। न्यायालय की अनुमति से यदि आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है? इनमें से कोई नहीं, कोई अपील नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 47 का रूल नंबर 7 यही बात करता है कि जब पुनर्विलोकन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। और लास्ट क्वेश्चन एक तो और देख लीजिए कि पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय उन्नीत करने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस केस में कहा था? ये कहा था, ऑप्शन नंबर डी है, SD जोशी बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर मुंबई। अब खत्म हो गया और आप लोग थक भी गए, लेकिन सीपीसी खत्म भी हो गई। ये एक टेंशन खत्म हुआ। अब कल देखते हैं कि क्या शेड्यूल करते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। आज तो और कोई क्लास होगी नहीं, बस यही थी, और कोई क्लास नहीं। थैंक यू, थैंक यू। शिवानी, शशि, शिव, शालिनी, शिप्रा, अजय, उजाला। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।